हमारे समस्त महामानव पूज्य भिक्षु संघ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर डीपी गुड़िया साहब, उपस्थित मंचासीन सभी आदरणीय मेहमान, मैं समय को खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए व्यक्तिगत संबोधन में न बोलते हुए एक साथ सबको नमन करता हूँ। उपस्थित सभी आदरणीय जन, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा गुना शहर में संयुक्त जयंती दो महामानवों की रखी गई है। मैं महापुरुष से इसलिए कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि उससे पुरुषवादी मानसिकता का परिचय झलकता है। महामानव हमारी महाशक्तियाँ भी नहीं हैं, इसलिए महामानव कहना उचित महसूस होता है। भारतीय समाज जब से अस्तित्व में आया तब से धीरे धीरे विकासशील क्रम में चलता रहा। जैसे जैसे विकास के क्रम में शिक्षा आती गई, वैसे वैसे समाज विकसित होता गया। कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और बाद में चल के डेमोक्रेसी जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, वह भी धीरे धीरे विकास में आया। हम पिछले 2-3 सदियों में पीछे जाते हैं तो उस समय शिक्षा तो थी, लेकिन गुरुकुल के रूप में शिक्षाएं प्राप्त होती थी। तो अधिकतर जो लोग थे वह खाने की तलाश में भटकते रहते थे और खाने के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित रहते थे। आज जो हमें कृषि की तकनीक दिखाई देती है, वो तकनीक उस समय नहीं थी, और पिछले इतिहास में क्या क्या खा गए भूख के कारण ये हम सब जानते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं और चार्ल्स डार्विन का विकासवाद हम पढ़ते हैं तो उसमें देखा जाता है कि भूख में क्या क्या खा गए। तो गौतम बुद्ध के जन्म को हम देखते हैं, उस समय उन्होंने देखा कि कुछ किसान मालिक हैं और कुछ किसान मजदूर हैं। कुछ किसान मालिकों के जहाँ कुछ किसान मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं, तो 2 प्रकार के किसान उन्होंने देखे। एक किसान मालिक है और दूसरा किसान उसमें मजदूर है, दोनों किसान। तो एक शब्द है, आप नेट पर सर्च कर लेना, एक शब्द में ही मैं अपनी पूरी बातें संक्षिप्त में कहूँगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। बहुत सारी बातें यहाँ फुले साहब के जीवन पे आ चुकी हैं और बाबा साहब को तो छुआ ही नहीं है बहुत से साथियों ने, क्योंकि समय कम था, इस कारण से बाबा साहब छूट गए। परिप्रेक्ष्य एक शब्द है, आप नेट पर सर्च करना। इसका सूक्ष्म मतलब ये होता है कि दृष्टि और दृष्टिबोध के संबंध में आपने क्या देखा और देखकर आपको क्या ज्ञान हुआ, उसके संदर्भ में अपने अपने समय में सभी महामानवों ने अपने अपने हिसाब से समाज के लिए अपने जीवन में विशेष योगदान दिया। इसमें बहुत सारे भारत में मनीषी, विद्वान, आध्यात्मिक गुरु, सामाजिक गुरु और संस्कृति के गुरु रहे। ज्योतिबा फुले साहब की बात हम करते हैं, जैसे कि अब यहाँ बहुत सारी बातें उनके जीवन से संबंधित आ गई, जन्म से संबंधित आ गई। उन्होंने क्या किया, मैं उन बातों को दोबारा से यहाँ लाना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो आप कई अन्य वक्ताओं से सुन चुके। लेकिन उन्होंने देखा कि समाज एकमात्र अशिक्षा के कारण इतनी दुख भोग रहा है। जैसे कि हमारे धाकर साहब ने स्पष्ट कहा, महाराष्ट्र में बहुत चलता है विद्या बिना मती गई, नॉलेज विदाउट फिलोसफी, दर्शन, वो हमारी चली गई, मती चली गई हमारी। ऐसी उनकी कहावत बड़े पैमाने पर चलती है। तो शिक्षा से संबंध क्या है वो भी
हमारे और अभी जॉइंट कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि एक शिक्षा स्कूली शिक्षा है जो पढ़ाई तक सीमित है, और एक शिक्षा सीख है, सलाह है, परामर्श है। वो परामर्श है हमारा जो सांप्रदायिक रूप में कल्चर है, संस्कृति है, जिसे सेमिनरी एजुकेशन कहा जाता है, तालीमी शिक्षा कहा जाता है, या संस्कृति की शिक्षा कहा जाता है। वो शिक्षा कहीं ना कहीं भारतीय समाज उससे वंचित रहा। जैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था की, सामाजिक रचना की, उस सामाजिक व्यवस्था में कुछ कार्यों का बंटवारा हो गया कि इतने लोग शिक्षा का काम करेंगे, इतने लोग देश की रक्षा का काम करेंगे, इतने लोग देश के धन व्यापार का काम करेंगे, और इतने लोग सेवा का कार्य करेंगे। उस समय शासकीय संस्थान नहीं थे, कृषि आधारित भारत देश था। तो कुछ लोगों ने सोचा कि सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग खेती का काम कर रहे हैं, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे खेती के काम होते, आज भी पहले होते थे, वैसे ही अभी होते हैं। लेकिन कुछ तकनीकियां बदल गई हैं, कुछ यंत्र आ गए हैं। पहले पूरा काम जो हमारे आज हम देखते हैं जिनकी बुरी दिशा है, सड़कों पर करते हैं, गाय के बच्चे। आज से कुछ ही समय में मैंने ही मेरी उम्र में देखा है, मुझसे और सीनियर पर्सन है, उनको तो और भी अच्छे से पता है कि एक छोटी सी गाय के बच्चे की और बछिया की क्या कीमत होती थी। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था, गाय बहुत महत्वपूर्ण थी, गाय से पूरी अर्थव्यवस्था चलती थी, अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, लोगों ने विकास तो किया, भरपूर तो भोजन मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हम दूसरों के हक अधिकार को, जैसे जानवरों के पूरे हक अधिकार को, आज पूरे भारत का समाज, चाहे वो शिक्षित हो, उच्च शिक्षित हो, गुरु हो, व्यवसायी हो या मजदूर हो, वो जानवरों का हक टोटल खा चुका है। अगर आप सहमत हो तो हाथ उठाएं मेरी बात से। बहुत ही कम लोग बचे हैं जो आज जानवरों की प्रेम रखते हैं, जानवरों से मित्रता रखते हैं और उनको पहले जैसा ही आगे मानते हैं। एक तो एक अभी हुई, अब फिर आते हैं मानव। जानवरों से पहले इतनी मानवता थी, इतना प्रेम था, तो मानव से तो था ही। जो मैंने बताया कि ऐसा बंटवारा हुआ था शिक्षा का और रक्षा का, व्यवसाय का और सेवा का, वो आगे चल के कास्टवाइज जातियों के रूप में धीरे धीरे विकसित होता चला और समाज में उसको मान्यता मिलती गई। तो जो लोग शिक्षा उन्होंने कभी देखी ही नहीं, वह समाज का एक पांचवा अंग बन गए, जिसे वंचित समाज, बहिष्कृत समाज, अछूत समाज कहा गया। इसके भी दो वर्ग थे, एक अछूत ऐसा जो टचेबल है, एक अछूत ऐसा जो अनटचेबल। अनटचेबल में भी एक ऐसा समूह कि जो कुछ जातियों का मैनर होने का काम करता है और इसकी संख्या भारत में बहुतायत पर मिल जाती है। तो जो द्वारा पुलिस साहब ने कहा कि जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए, मैं उन लोगों को शिक्षा देने का कार्य करूंगा, विद्या देने का काम करूंगा। अब हम ये समझ लें विद्या क्या होती है और अविद्या क्या होती है। मैं ये बार बार कहता हूँ, एक आपने भी कई बार सुना हो, मैं फिर से कहता हूँ, इससे समझ में आ जाता है विद्या किसे कहते हैं और अविद्या किसे कहते हैं। अकबर बीरबल के किस्से आप सबने सुने होंगे, बहुत मशहूर है अपने भारत में। बहुत सारे हर किसी चीज में अकबर बीरबल के किस्से हमको सुनने को मिल जाते हैं। तो एक बार छोटा सा चुटकुले के माध्यम से मैं विद्या और अविद्या का महत्व बारीकी से समझाना चाहूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, मैं अविद्या के बारे में बहुत सुनता हूं, लेकिन अभी तक मैं अविद्या को समझ नहीं पाया, अविद्या होती क्या है। तो बीरबल ने कहा कि मैं इस कार्य को करने के लिए कुछ समय चाहता हूँ और कुछ धन चाहता हूँ। तो बीरबल अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री थे, बहुत चतुर मंत्री थे और उनकी बात जो कह दी जाती थी बड़ी सिद्ध होती थी। वो प्रूव करके बताते थे, हर चीज को सिद्ध करके बता देते।
तो उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए धन मांगा और 3 दिन का समय मांगा। 3 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, चौथे दिन आके मैं आम सभा में ये सिद्ध करूंगा अविद्या होती क्या। वो बाजार गए और उन्होंने एक ऐसा जूती बनाने वाला खोजा जो सबसे अच्छी जूती बनाता था। तो उससे कहा कि लगभग 1-1.5 फुट की ऐसी जूती बनाओ जो सोने के तारों से सिली हो, हीरे मोती जड़े हो, मखमल उसमें लगी हो चमड़े की जगह, और मुंह मांगी आपको इनाम मिलेगी। और अलग से इनाम नहीं मिलेगी कि ये इस बात का पता सिर्फ बनाने वाले का हो और मुझको हो, तीसरे व्यक्ति को पता इसका नहीं होना चाहिए। तो मेहनत करने वाले को तो पैसा मिले। उसने कहा ऐसा ही होगा। तो उन्होंने ऐसी ही जूती बना के वो दे दी। तीसरे दिन क्या होता है, बीरबल एक जूती को धीरे से मस्जिद में टपका जाता है शाम के टाइम। और सुबह सुबह वहां मौलवी साहब आते हैं तो वो देखते हैं कि ऐसी करामाती जूती मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। उसने उठाया और अपने माथे से लगाया, आंखों से लगाया, कहा कि जरूर आज इस मस्जिद में अल्लाह मियाँ नमाज सजदा करने आ रहे होंगे। जल्दबाजी में उनकी एक जूती यहाँ रह गई, जरूर ये वही जूती। और वो भूले भूले अपने नहीं समाया और उन्होंने कहा कि मैं बादशाह साहब को ये जूती बता। तो बादशाह साहब के पास पहुंचे। बादशाह साहब आज मस्जिद में अल्लाह मियाँ नमाज सजदा करने आए थे, एक जूती जल्दबाजी में भूल गए, इसलिए मैं नजराने के लिए आपके दीवाने खास में प्रस्तुत हुआ। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, सबको बताइए। तो सबने उसको उनके कथन अनुसार सबने माथे से लगाया, आंखों से लगाया और कहा अल्लाह मियाँ की ही जूती। ऐसे ही वहां चल रहा था दीवाने खास में, जब तक बीरबल आ गए कि जहां बना मेरी एक दरख्वास्त है कि बताइए क्या दरख्वास्त है कि मेरे दादाजी की बहुत ही शाही जूती थी, वो चोरी हो गई एक जूती। तो बादशाह साहब ने कहा ये हुई है ना चोरी? हाँ। एक तो तुम्हारे पास होगी? हाँ। थैले में जेरी। उन्होंने बता दी एक जूती मेरे पास। अगर देखो वो तो नहीं आपके अब्बा की जूती, आपके दादाजी की जूती? क्या साहब वही है। तो वो उठा लाया ये जूती है, जाने कैसे खो गई। ठीक है कि अब तो आपकी जूती मिल गई? यहाँ मिल गई, लेकिन मैंने 3 दिन पहले आपको कोई काम दिया था, वो काम आप करके लाए, 4 दिन हो गया। कि साहब वही काम तो मैं बता रहा था। सबने इस जूती को अपनी आंखों से लगाया, अपने माथे से लगाया, अल्लाह मियाँ की जूती समझकर, और आपने भी लगाया बादशाह सलाम। यही अविद्या है। किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी लिए बगैर और किसी के कहने पर सच मान लेना, यही अविद्या है। मैंने सिद्ध कर दिया महाराज। तो ये विद्या और अविद्या का मतलब होता है। तो जो पढ़ाई का, जैसे हमारे कलेक्टर साहब ने बताया था कि पढ़ाई मात्र आज के समय में हो रही है। जो दर्शन की पढ़ाई होती थी, राजनीति की पढ़ाई होती थी, अर्थशास्त्र की पढ़ाई होती थी, आज सरकार ने उसको बहुत सीमित कर दिया है। और इसके कारण हमें तालीम, सही तरीके की शिक्षा हमारे समाज को नहीं मिल पाती। जो विकृत इतिहास हमको पढ़ा दिया जाता है, जो विकृतियां हमको बता दी जाती हैं, उन पर हम निर्बंध कहते हैं। और जो असली भारत का इतिहास था, उस असली भारत के इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास कहकर एक अलग पाठ बना दिया। भारत का इतिहास मुगल काल से इधर का जाना जाता है, मुगल काल से उधर का जो भारत है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको एक अलग चैप्टर कर दिया, प्राचीन भारत का इतिहास। उसको कोई पढ़ाई नहीं, वो तो बहुत पुराना है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वर्तमान के इतिहास को पढ़ो। और धीरे 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 आज के परिप्रेक्ष्य में उसके साथ भी ऐसा कहा जा रहा है कि बदलाव हो रहा है। इतिहास हमको नहीं पढ़ना चाहिए, हमें हमारा इतिहास पढ़ना चाहिए, ऐसी कहावत राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। ये बदलाव आते हैं धीरे 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 धीरे, 50 साल में कुछ बदलाव आता है। और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, आपको भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज सब बदले हुए नजर आते हैं। तो ज्योतिबा फुले साहब बदलाव के साथ समाज में बदलाव लाना चाहते थे, शिक्षा के साथ। शिक्षा के जरिए वो आपको जो मूल धारा थी, संस्कृति की, रक्षा की, व्यापार की, वो सभी लोगों को देना चाहते थे कि आप यहाँ जो नहीं पहुंच पाए वो बात में आपको यहाँ देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हमारे
धाकड़ साहब ने बताया था कि वो पूना में वहाँ मेंबर भी बन गए थे उस परिषद में। तो वो जब परिषद में मेंबर बन गए थे, ये समय था मार्च 1888 का समय था। उस समय रानी विक्टोरिया का लड़का भारत में आया हुआ था। तो भारत में आया था तो एक पूंजीपति व्यक्ति ने, मैं डिफरेंस नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता रहे हूँ, समय काफी हो जाएगा। तो उनके सम्मान में भारत के लोगों ने एक बहुत बड़ी साहूकार ने पार्टी दी थी रानी विक्टोरिया के लड़के के। तो उस आयोजन पार्टी में फुले साहब को भी एक निमंत्रण मिला था। तो उन्होंने क्या किया कि भारत की जो दुर्दशा थी, एक लंगोटी पहनकर हाथ में एक डंडा लेकर और एक हाथ में निमंत्रण लेकर वो चल पड़े। और जैसे ही गेट पर पहुंची तो गेट पर रोक दिया गेट पर कि कहाँ जा रहे हो, यहाँ तो बड़े कुलीन सब भद्रजन आए हुए, जेंटलमैन आए हुए और तुम कैसे आ गए लंगोटियां लगा। वहां ने कही निमंत्रण लेके आए, मैं कैसे आऊँ, ये मेरी मर्जी। नहीं अच्छी आई है, ये कैसे आ रहे आप हमारे मुकाबले से? नहीं मैं तो ऐसा ही आऊँगा, मेरी मर्जी, मेरे पे आप। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार निमंत्रण है, जाने दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी भीतर से बात। जैसे ही वो गेट से आए, ऐसे विक्टोरिया के लड़के बैठे हुए थे, तो जैसे ही उन्होंने देखा वो समझ गए। अंग्रेज बहुत कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट, वो चीज देखते हैं जो उनको ही देखना है, हम क्या बताना चाहते हैं वो देखना नहीं चाहते। तो वो जैसे ही उधर से आए तो उन्होंने कहा उस आदमी से मुझे उससे मिलवाओ मुझे। तो उससे मिलवाया तो उन्होंने कहा कि श्रीमान जी आप अंग्रेज हैं, आप भद्रजन हैं, असली भारत मेरे जैसे जो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं असली भारत नहीं, ये तो कुछ मॉडल्स हैं, नमूने हैं। असली भारत मेरे जैसा है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मेरे जैसे लोगों को तक के जाइए, अपनी माता श्री से कहिए, उनका यहाँ राज चलता है कि वास्तव में आपको पीड़ा है भारत के लोगों के प्रति, वास्तव में आप भारत के लोगों के प्रति कुछ दया करना चाहते हो तो मेरे जैसे लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए, किसानों की बड़ी समस्या थी उस समय। उन्होंने शेतकऱ्यांचा एक मराठी में एक किताब लिखी थी, किसानों खेती के बारे में, किसानों का कोड़ा एक किताब लिखी थी, गुलामीगिरी एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी, जिसमें दो लोगों की चर्चा आती है, रामोजी राव रोड़े और गोपीराम नामदेव, दो लोगों की बाद में वो हत्या के लिए भी मैं उसमें रेफरेंस में जाना नहीं चाहता बहुत ज्यादा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ किसान है और किसान मजदूर है, उसकी दशा भारत में मेरे जैसी है। उन लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर करूंगा और आप पूरा मेमोरेंडम बनाकर मुझको दीजिए। तो उस मेमोरेंडम के आधार पर बहुत सारी जो कमीशन थे उस कमीशन में उसकी रिपोर्टें सुनी गई, उसके आधार पर वो आगे चल के फैसिलिटीज मिली। ये एक बहुत बड़ा बात होता है, बहुत बड़ा वाक्य होता है। तो ज्योतिराव फुले साहब आजीवन प्रतिबद्ध थे, कटिबद्ध थे। एक और घटना मैं सुना देता हूँ। आज जो हमारे समाज में, चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी वर्ग हो, कोई वर्ण हो, वर्ग समाज संप्रदाय सबकी एक ही सोच है। शादी के 2, 3, 4, 5 साल हो जाना, उस बाद अगर किसी को संतान ना हो तो चिंता होने लगती है, दूसरी शादी करना। तो वो प्रतिबद्ध थे शादी के लिए कि हम शादी तो करेंगे लेकिन हम कोई संतान पैदा नहीं करेंगे, हमारी समाज ही हमारी संतान है, उसकी हम सेवा करेंगे। तो उन पर दबाव बनाया गया कि इसकी जांच करवा दो सावित्रीबाई फुले की, डॉक्टर को ले जाओ, बच्चे क्यों नहीं हो रहे। चिंता होने लगती है 5 साल बाद, शादी के 5 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, दिखा। तो ज्योतिबा फुले ने कही कि उन्हें दिखाने से पहले सावित्री को मुझे भी दिखा, हो सकता है कुछ कमी मुझ में भी हो। नहीं, हमें सब अच्छे से पता है कि उनमें कोई कमी नहीं है, कमी होगी तो इसी में हुई थी दूसरी शादी में। दूसरी शादी के लिए उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने कही हम संतान ही पैदा नहीं करना चाहते, पूरी समाज ही हमारी संतान, हम समाज में विकास पैदा करना चाहते हैं, शिक्षा पैदा करना चाहते हैं, शिक्षित समाज को हम बराबरी में लाना चाहते हैं। जैसे कि वो एक शादी वाला और किस्सा सुनाया था, उनके एक मित्र थे, ब्राह्मण मित्र सकाराम परांजपे। सकाराम परांजपे के मित्र की शादी में वो जाते हैं तो सब लोगों की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। जो लोग जैसा देखते हैं, जैसा करते हैं, वैसा थोड़ी ना थोड़ा सबके अंदर रहता है। तो उन्होंने उनकी शादी में कुछ लोगों ने कहा भाई आप थोड़ा समाज का ख्याल,
थोड़े अपने परिवार का ध्यान रखो, रीति रिवाज का ध्यान रखो, हाँ तुम बराबरी से हमारे साथ चले जाओ। तो उसने कहा इसका मतलब क्या होता है? मैं उसका दोस्त, अरे दोस्त हो ठीक है, स्कूल में होगा, घर में होगे, कहीं होगे, लेकिन रीति रिवाज में तो कोई चीज होती है भाई। कुछ तो मानो धक्का मुक्की करके उनको भगा दिया, धक्का मुक्की करके उनको भगा दिया तो वो एक जगह बैठ गए और वो कहने लगे कि मैं आज आत्महत्या कर लूंगा। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति और मेरे साथ एक गोविंदराम फुले, उनके जो पिताजी थे अच्छे, उनके फूलों की खेती होती थी, पैसा वाले भी थे, लेकिन शिक्षा नहीं थी। शिक्षा उन्हें और कहानी है, मैं बाद में बोलिया जी से कहूँगा तो उसे बताने के लिए, अध्यक्ष जी के लिए कुछ मैं छोड़ूंगा उसमें से अंश। तो उनको जब एहसास हुआ कि पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ये बोल रहा है तो अन्य समाज के साथ और क्या होगा, तो उन्होंने समाज को शिक्षित करने का कार्य किया। और समाज में शिक्षा के कार्य किस किसने किए, उसको फिर उनके शिष्य जो उनको गुरु मानते थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उन्होंने देखा कि एक क्षेत्र था जे मुंबई का कुछ इलाका जहाँ ज्योतिराव फुले ने ऐसा कार्य किया, ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है, पूरे भारत में लागू हो जाना चाहिए। तो उन्होंने इसको अनिवार्य शिक्षा के रूप में, उनके बाद राशि साहू जी आते हैं जो शिक्षा चौथी कक्षा तक थी वो उन्होंने आगे की 5वीं 8वीं तक वो शिक्षा बढ़ाई और सबसे सबक लेके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस शिक्षा को संविधान में लिपिबद्ध किया और सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया, अभिव्यक्ति का आजादी दी। जो संविधान के आर्टिकल 19 में आप देखेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता की आजादी, अपने हिसाब से किसी भी प्रकार का रोजगार करने की आजादी है, ये हमारे यहाँ भी देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप भला वर्ग के व्यक्ति हो तो ये काम नहीं कर सकते। ये संविधान ने आपको यहाँ से जो आपकी आइडेंटिटी नहीं थी, संविधान आपको क्या कह देता है? आपको सबसे पहले देता है देश की नागरिकता, आपको देता है आपकी पहचान, उसके बाद देता है आप योग्यता के आधार पर क्या काम कर सकते हैं। अगर आप कृषि योग्य हैं तो कृषि करें, अगर आप पढ़ाने योग्य हैं तो पढ़ाने का काम करें, अगर आप शिक्षा योग्य हैं तो शिक्षा का काम करें, अगर आप सैनिक बनने लायक हैं तो सैनिक का काम करें। तो बहुत सारे राइट्स 1950 के बाद संवैधानिक रूप से भारत में मिले, लेकिन और बहुत सारी जो रीति रिवाज और रूढ़ियां थी वो कहीं ना कहीं बनी रही समाज में। तो राजनीतिक रूप से और सेवाओं में तो हमें समानता भारतीय समाज को मिली, लेकिन सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से हमारी रीति विधि प्रविधि रूढ़ियां जो कि तो बनी गई और इससे कहीं ना कहीं टकराव बना रहा। तो जो संविधान की प्रेमबल की मूल अवधारणा है समानता, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, वो न्याय कहीं ना कहीं पूरा होता हुए दिखाई नहीं दिया। तो उस कार्य के लिए समाज बार बार, जैसे बहुत से साथियों ने और अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, व्यक्तिगत तौर पर हमारा अधिकतर अध्ययन न होने के कारण बहुत सारे लोगों का आज हम बहुत सारी फर्जी न्यूज है और फर्जी जानकारी सोशल मीडिया से उठाते हैं। सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी एक ऐसी बन गई है तो उस पर बहुत कम चीजें अच्छी आती हैं, ज्यादा गलत चीजें ज्यादा परोसी जाती हैं। जब तक आप उसके रेफरेंस के साथ, पूरे अध्ययन के साथ न पढ़ लें और किसी विद्वान साथी से उसको न चचवा लें, जब तक सोशल मीडिया की पूरी चीजों पर आप सिर्फ पढ़ें, जानकारी के लिए पढ़ें, लेकिन उसको फॉरवर्ड न करें। इसके चलते भी बहुत सारी व्यवस्थाएं समाज में मित्रता नहीं होने देती। डॉक्टर अम्बेडकर किसी का बुरा नहीं चाहते थे, वो प्रत्येक समाज को समान राइट्स देते हैं, लेकिन जब बात आती है भागीदारी की, जिसे हम आरक्षण के रूप में जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, मैं आपको एक उदाहरण से बहुत समझाता हूँ। हमारे टीचर साथी भी यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, मैं भी टीचर हूँ। तो एक स्कूल शिक्षा विभाग का नियम चलता है कि कुछ बच्चे तो स्कूल में प्रवेशरत हैं और कुछ बीच में से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, यानी स्कूल की पढ़ाई छूट जाती है, और कुछ के नाम ही नहीं लिखाए गए। तो सरकार क्या करती है कि ड्रॉप आउट को ब्रिज कोर्स दिवाकर उनको पुनः प्रवेशी कराइए, और जिनका प्रवेश नहीं हुआ उनको ब्रिज कोर्स देकर उनको भी शिक्षा से जोड़िए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया कि जो समाज 5वां वर्ग बन गया था, वंचित वर्ग बन गया था,
बहिष्कृत समाज बन गया था, उसके लिए कुछ सीमित अवधि तक ये व्यवस्था की कि ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ये व्यवस्थाएं लागू रहेगी। और जिस दिन दिख जाए अब ये व्यक्तियों में कोई असमानता नहीं है, एक लाइन में ऐसे खड़े हैं, अब कोई आगे पीछे नहीं है, आगे पीछे की बजाय एक साथ खड़े हैं, उस दिन ये व्यवस्था सप्लीमेंट्री वाली खत्म हो जाएगी। जो ड्रॉप आउट हुए हैं, जो वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्ग को आप ऐसा खड़ा कर दीजिए एक लाइन, उस दिन सब भारत के समान नागरिकता ये लागू हो जाएगी। उस समय के लिए ये बातें थी, लेकिन हम देखते हैं 73 वर्ष के बाद भी आज कुछ स्थितियां जो की तो बनी हुई है, तो ये व्यवस्था भी बनी हुई है ड्रॉप आउट वाली, उसको सप्लीमेंट्री चलती रहे, क्योंकि उसका दोषी कौन है? जिसके हाथ में ये व्यवस्था है, वो मास्टर दोषी है, वो बच्चे के ड्रॉप आउट को पूरा कोर्स करके और बच्चों के साथ एनुअल एग्जाम में एंट्रेंस नहीं करा रहा। तो ये व्यवस्था बहुत सारी हमें संविधान देता है। हमें ये कार्य करने के लिए भाईचारे के साथ रहना होगा। जिस दिन हम भाईचारे के साथ रहना शुरू कर देंगे, हमें मित्रता होगी, और मित्रता होगी तो हम जिस दिन बैठना सीख गए, उस दिन हम पूरा समाज एक साथ मिलकर एक अलग आइडेंटिटी बना सकते हैं। ये सभी लोग कहते हैं कि मित्र बनिए, लेकिन मित्रता कोई करना नहीं चाहता, मित्रता कोई रहना नहीं चाहता। फिर भाई वो यहाँ से जाकर घर है, वो अपनी सुपरमेसी जो उसकी आइडेंटिटी है, जो रिवाज से चलती है, जो कल्चर से चलती है, वो आइडेंटिटी हावी हो जाती है उस पर घर जाकर। जहाँ तो हम मित्र हैं, लेकिन घर जाकर हमारी आइडेंटिटी हम पे हावी हो जाती, तो संविधान वहाँ फेल हो जाता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए ऐसी समितियां, ऐसे मंच, हम सब आपका मित्र बनने का आह्वान करते हैं। आप लोगों के मित्र बनिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, आप भी लंबे समय से, मैं आपके धैर्य की परीक्षा और ज्यादा लेना नहीं चाहता, आप सबसे विदा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्ध। साधु साधु।